लास्ट क्लास में हमने ब्रिटेन के संविधान में राजपद की उपयोगिता और महत्व को पढ़ा था कि किस प्रकार से ब्रिटेन में जो राजपद है उसकी वास्तव में सिद्धांततः और व्यवहार में उसकी क्या शक्तियां हैं, उसकी क्या उपयोगिता है, और उस आधार पर हमने निष्कर्षतः ये मूल्यांकन किया था कि ब्रिटेन में जो राजपद है वो बहुत ही महत्वपूर्ण उसका स्थान है और उसकी सिद्धांत में जिस प्रकार से उसकी शक्तियां हमें बिल्कुल शून्य की तरह दिखती हैं, लेकिन सिद्धांत में तो वो बहुत ही महिमा मंडल और गौरवमय दिखता है, लेकिन व्यवहार में उसकी शक्तियां शून्य की तरह हैं। तो देखिए, आपके राजपद के टॉपिक के बाद में आपका अगला टॉपिक जो आता है ब्रिटेन के संविधान में, वो आता है वास्तविक कार्यपालिका। तो ब्रिटेन में जो वास्तविक कार्यपालिका है, जैसे कि नाम मात्र की कार्यपालिका में हमने राजा, राजमुकुट, राजपद, ये सब चीजें पढ़ी थी पिछली कक्षाओं में, लेकिन अब जो हम ब्रिटेन का जो वास्तविक कार्यपालिका है उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि ब्रिटेन में वास्तविक कार्यपालिका क्या है। देखिए, ब्रिटेन में जो वास्तविक कार्यपालिका है, ब्रिटेन में वास्तविक कार्यपालिका को हम निम्न भागों में बांट सकते हैं। वास्तविक कार्यपालिका को हम निम्न भागों में बांट सकते हैं। पहला है राजा, दूसरा प्रीवी काउंसिल, तीसरा है प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल। प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल। और चौथा है प्रशासन के विभिन्न विभाग, प्रशासन के विभिन्न विभाग व लोक सेवा। इस प्रकार हम ब्रिटिश कार्यपालिका को दो भागों में बांटते हैं, नाम मात्र के और वास्तविक। यहाँ हम वास्तविक कार्यपालिका की बात कर रहे हैं कि वास्तविक कार्यपालिका में हम किन किन घटकों को, किन किन तत्वों को शामिल करते हैं। पहला है राजा, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। दूसरा प्रीवी काउंसिल, तीसरा प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल, और चौथा है प्रशासन के विभिन्न विभाग व लोक सेवक। तो इन चारों से मिलकर ब्रिटेन की वास्तविक कार्यपालिका निर्मित होती है। इन चारों घटकों से मिलकर ब्रिटिश की वास्तविक कार्यपालिका का निर्माण होता है। देखिए, ब्रिटेन में वास्तविक कार्यपालिका में राजा के साथ ही प्रीवी काउंसिल है, प्रधानमंत्री उसका मंत्रिमंडल है, और प्रशासन के विभिन्न विभाग और लोक सेवक इस वास्तविक कार्यपालिका में शामिल होते हैं। तो देखिए, अब हम वास्तविक कार्यपालिका में हम प्रीवी काउंसिल को देखते हैं। तो देखिए, हम प्रीवी काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ब्रिटेन में प्रीवी काउंसिल, प्रीवी परिषद क्या है। देखिए, प्रीवी काउंसिल हम पढ़ते हैं। प्रीवी
काउंसिल अथवा प्रीवी परिषद। देखिए, ब्रिटेन में मंत्रिमंडल के निर्माण में प्रीवी काउंसिल और प्रीवी परिषद का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ये वहां के समस्त प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों को संपन्न करती है। इस कारण ब्रिटेन में प्रीवी काउंसिल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, हम इसकी उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो देखिए, ब्रिटेन में नॉर्मन काल में क्यूरिया रेजिस नामक एक संस्था का उदय हुआ, जो कि एक परामर्शदात्री संस्था थी। देखिए, हम इसकी उत्पत्ति की बात कर रहे हैं कि प्रीवी काउंसिल की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। तो ब्रिटेन में नॉर्मन काल में क्यूरिया रेजिस नामक एक संस्था का उदय हुआ, जो कि वहां पर एक परामर्शदात्री संस्था थी, अर्थात प्रशासन में उसका महत्वपूर्ण योगदान था। और वो परामर्श जो है प्रशासन के विभिन्न विभागों को परामर्श देती थी, किस प्रकार से प्रशासन का कुशलता पूर्वक संचालन किस प्रकार से किया जा सके। तो क्यूरिया रेजिस एक ऐसी संस्था थी जो प्रशासन के विभिन्न विभागों को परामर्श देने का कार्य करती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता गया, इसकी शक्तियों में वृद्धि होती गई और इसका शनि शनि पतन हो गया। इसके पतन के बाद में वहां पर प्रीवी काउंसिल नामक संस्था का जन्म हुआ। क्यूरिया रेजिस के पतन के बाद में ब्रिटेन में प्रीवी काउंसिल नामक एक संस्था बनी और ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था थी, जो कि आज भी ब्रिटेन में इस संस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो प्रीवी काउंसिल बनी। प्रीवी काउंसिल की शक्तियां दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। ये भी प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों को संपन्न किया करती थी और धीरे धीरे इसकी शक्ति में वृद्धि होती गई और फिर इसका भी क्या हुआ, धीरे धीरे पतन हो गया, अर्थात इसकी शक्तियां कम हो गई। फिर इसकी शक्ति के बाद में वहां पर एक संस्था और बनी जिसे हम कहते हैं कबाल। तो प्रीवी काउंसिल के बाद में कबाल नामक एक वहां पर संस्था बनी, जो वर्तमान में मंत्रिमंडल जो बना है और मंत्रिमंडल जो बनकर वर्तमान में तैयार हुआ है, वो इस कबाल नामक संस्था का ही परिणाम है। अब ये कबाल नामक संस्था वहां पर मंत्रिमंडल के रूप में, वास्तविक कार्यपालिका के रूप में कार्य कर रही है। तो इस प्रकार से कबाल नामक संस्था आज वर्तमान में वहां पर वास्तविक कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल के रूप में ब्रिटेन में कार्य कर रही है। इस प्रकार से ये इसकी उत्पत्ति हमने देखी और आज जो है प्रीवी काउंसिल की शक्तियां उतनी नहीं है जितनी की पहले थी, लेकिन इसकी शक्तियां धीरे धीरे समय के साथ साथ कमजोर होती चली गई। लेकिन आज भी इसकी शक्तियां कम होने के बावजूद भी ब्रिटेन के प्रशासन में इसका महत्वपूर्ण स्थान है और इसकी जो है वहां पर उपस्थिति जो है वो ये दर्शाती कि आज भी इस संस्था का वहां पर महत्वपूर्ण स्थान इसे प्राप्त है। इस प्रकार से प्रीवी काउंसिल जो है, हमने ये देखा किस प्रकार से प्रीवी काउंसिल से मंत्रिमंडल का वहां पर निर्माण हुआ और आज कबाल नामक संस्था जो पहले
थी वो अब वर्तमान में मंत्रिमंडल के रूप में वहां पर कार्य कर रही है। तो इस प्रकार से प्रीवी काउंसिल की शक्तियां कम होने के बावजूद भी आज वह अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है और वह अनेक प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों को संपन्न करती है। देखिए, प्रीवी काउंसिल हमने पढ़ा। अब इसके बाद में आपका जो प्रीवी काउंसिल से निकला टॉपिक मंत्रिमंडल, तो उसके बारे में हम देखते हैं कि मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद किस तरह से है। तो देखिए आप, मंत्रिमंडल तथा मंत्री परिषद। आपके कई बार 2 नंबर का प्रश्न आ जाता है, कई बार 5 नंबर का भी आता है कि मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में क्या अंतर है। तो देखिए, हम समझते हैं कि मंत्रिमंडल क्या है और मंत्री परिषद क्या है। ये वास्तविक कार्यपालिका को पूरी तरह से नियमित और संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है वह इसके बिना क्या है, अधूरा है। प्रधानमंत्री अपने प्रशासनिक कार्यों को, प्रशासनिक नीतियों को सफलतापूर्वक संचालन मंत्रिमंडल के द्वारा ही करता है। तो प्रधानमंत्री इस मंत्रिमंडल के बिना बिल्कुल अधूरा है और प्रधानमंत्री अपनी वास्तविक शक्तियों का जो उपयोग करता है वो इसके द्वारा ही संपन्न करता है। तो देखिए, मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में हम देखते हैं कि मंत्री परिषद जो वह है एक बड़ी संस्था है, जबकि मंत्री मंडल जो है एक छोटी संस्था है। मंत्री परिषद में मंत्री परिषद से ही निकलकर मंत्रिमंडल बना है। मंत्री परिषद में 70-80 मंत्री होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में 17-18-20 तक मंत्री होते हैं। तो इस प्रकार से मंत्री परिषद एक बड़ी संस्था है, जबकि मंत्रिमंडल एक छोटी संस्था है और मंत्री परिषद से ही निकलकर मंत्रिमंडल बना है। मंत्री परिषद में कई तरह के मंत्री होते हैं और मंत्रियों के जो भी वर्गीकरण होता है वो सारा मंत्री परिषद में होता है कि किस प्रकार से रक्षा मंत्री हैं, वन मंत्री हैं और भी वित्त मंत्री हैं, कई तरह के मंत्री होते हैं, उनके विभाग होते हैं, वो सब तय किए जाते हैं। तो मंत्री परिषद जो है वह आकार में मंत्रिमंडल से बड़ा है। उसी प्रकार से मंत्री मंडल की शक्तियां जो है मंत्री परिषद से ज्यादा शक्तिशाली है मंत्रिमंडल। और इसी प्रकार से वेतन में भी मंत्रिमंडल के सदस्यों को ज्यादा वेतन मिलता है मंत्री परिषद की तुलना में। तो देखिए, इस प्रकार मंत्रिमंडल जो है वह मंत्री परिषद से ही निकलकर बना है और इसका अंतर हम देखते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है। तो देखिए, मंत्रिमंडल तथा मंत्री परिषद में अंतर। पहला अंतर है मंत्री परिषद एक बड़ी संस्था है, जबकि मंत्रिमंडल उससे छोटी संस्था है। कैसे? मंत्री परिषद में 70-80 मंत्री होते हैं। जब प्रधानमंत्री अपने मंत्री परिषद का विस्तार करता है तो उसमें वह 70-80 मंत्री शामिल करता है, जबकि मंत्रिमंडल में
कम मंत्री होते हैं, जैसे कि जो इसमें स्पेसिफिक जो होते हैं, विशेष रूप से उनके विभाग तय कर लिए जाते हैं, वो मंत्री परिषद से निकलकर मंत्रिमंडल में उनको लिया जाता है और उनको विशेष विभाग उन्हें दिए जाते हैं। तो मंत्रिमंडल एक छोटी संस्था है। उसी प्रकार से मंत्रिमंडल मंत्री परिषद की तुलना में अधिक शक्तिशाली संस्था है। मंत्रिमंडल मंत्री परिषद की तुलना में अधिक शक्तिशाली संस्था है। मंत्रिमंडल के पास में अधिक पावर होते हैं, अधिक शक्तियां होती हैं मंत्री परिषद की तुलना में। इसलिए मंत्रिमंडल जो है वह मंत्री परिषद की तुलना में अधिक शक्तिशाली संस्था है। इसी प्रकार से अगला अंतर है मंत्रिमंडल के सदस्यों को मंत्री परिषद की तुलना में अधिक वेतन व भत्ते दिए जाते हैं। देखिए, मंत्रिमंडल के सदस्यों को मंत्री परिषद की तुलना में अधिक वेतन व भत्ते दिए जाते हैं। इस प्रकार से मंत्रिमंडल के सदस्यों का वेतन जो होता है वह मंत्री परिषद की तुलना में ज्यादा होता है। तो इस प्रकार से ये प्रमुख अंतर है मंत्रिमंडल तथा मंत्री परिषद में, जो कि आपके हमेशा परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है। कभी प्रश्न आपके 2 नंबर का आता है तो कभी आपके 5 नंबर का आता है। तो इस प्रकार से मंत्री परिषद एक बड़ी संस्था है, जबकि मंत्रिमंडल एक छोटी संस्था है। मंत्रिमंडल मंत्री परिषद की तुलना में अधिक शक्तिशाली संस्था है। इसी प्रकार से मंत्रिमंडल के सदस्यों को मंत्री परिषद की तुलना में अधिक वेतन व भत्ते दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में अंतर हमने समझा। किस प्रकार से दोनों में प्रमुख अंतर होते हुए भी ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के अनुपूरक हैं। तो देखिए, इसके बाद में आपका जो अगला, जो इसी क्रम में हम अगला आपका टॉपिक लेते हैं कि मंत्री परिषद की जो है या मंत्रिमंडल की शक्तियां क्या हैं। तो देखिए, मंत्रिमंडल की जो शक्तियां उसके बारे में हम चर्चा करेंगे अब कि मंत्रिमंडल के पास में क्या क्या शक्तियां हैं। जो आपके प्रश्न भी आता है कि ब्रिटेन के मंत्रिमंडल की वास्तविक शक्तियां क्या हैं और इन वास्तविक शक्तियों में वृद्धि के कारण क्या है। ये 2 प्रश्न हैं। पहला तो ब्रिटेन के मंत्रिमंडल की वास्तविक शक्तियां और शक्तियों के साथ में उसके वृद्धि के कारण। तो हम सबसे पहले मंत्रिमंडल की जो वास्तविक शक्तियां हैं उनको लेते हैं। देखिए, मंत्रिमंडल की शक्तियां एवं कार्य। देखिए, मंत्रिमंडल को विभिन्न तरह की शक्तियां प्राप्त होती हैं। कार्यपालिका शक्तियां, विधायी शक्तियां, न्यायपालिका संबंधी शक्तियां, विदेश नीति संबंधी शक्तियां, अन्य शक्तियां, ये सब वास्तविक कार्यपालिका को दी गई शक्तियां होती हैं और इन शक्तियों के द्वारा ही वह अपने कार्यों का
सफलतापूर्वक संचालन करती है, क्योंकि उसकी शक्तियां उसे बताती उसे किस तरह से कार्य करना है और उसके क्या क्या अधिकार हैं। तो देखिए मंत्रिमंडल की वास्तविक शक्तियां किस प्रकार से हैं, हम देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं कार्यपालिका संबंधी कार्य एवं शक्ति। फर्स्ट है कार्यपालिका संबंधी कार्य एवं शक्तियां। देखिए मंत्रिमंडल की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण है और कार्यपालिका संबंधी शक्तियां उसे ये बताती हैं कि उसे प्रशासन किस प्रकार से चलाना है और प्रशासन का कुशलतापूर्वक संचालन किस प्रकार से उसे संपन्न करना होता है। तो ये कार्यपालिका संबंधी शक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। इसमें हम देखते हैं पहला है राष्ट्रीय नीति का निर्धारण। राष्ट्रीय नीति का निर्धारण। देखिए कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में पहली शक्ति हम लेते हैं इसमें राष्ट्रीय नीति का निर्धारण। अर्थात मंत्रिमंडल ये तय करता है कि एक राष्ट्र की आंतरिक और बाह्य नीति क्या होती है। मंत्रिमंडल का एक प्रमुख कार्य होता है कि देश की आंतरिक और बाह्य नीति का निर्धारण करना। तो ये प्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का। अगला है राष्ट्रीय प्रशासन का सर्वोच्च नियंत्रण। राष्ट्रीय प्रशासन का सर्वोच्च नियंत्रण। देखिए मंत्रिमंडल राष्ट्रीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण रखता है और ये तय करता है कि मंत्रिमंडल किन किन नीतियों को तय करेगा और किन किन नीतियों के अनुसार वह कार्य करेगा। तो राष्ट्रीय प्रशासन में नीति का निर्धारण करना सबसे प्रमुख कार्य है, क्योंकि प्रशासन की कुशलतापूर्वक संचालन के लिए बहुत ही आवश्यक है कि राष्ट्रीय नीति किस प्रकार से होगी और इसका सफलतापूर्वक संचालन मंत्रिमंडल संपन्न करता है। तो राष्ट्रीय प्रशासन का सर्वोच्च नियंत्रण मंत्रिमंडल के हाथ में होता है। फिर है विभागों के बीच समन्वय संबंधी कार्य। तो देखिए मंत्रिमंडल होता है, विभिन्न विभाग होते हैं, वित्त विभाग, खनन विभाग, विदेश विभाग, लेखांकन विभाग, कृषि विभाग, कई विभिन्न तरह तरह के विभाग होते हैं और इन विभागों का जो है कुशलतापूर्वक संचालन मंत्रिमंडल के हाथ में होता है। विभिन्न विभागों के बीच में समन्वय स्थापित करना ताकि प्रशासन में गतिरोध उत्पन्न नहीं हो, किसी प्रकार से कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो और प्रशासन बिना गतिरोध के कुशलतापूर्वक निर्बाध रूप से अपना जो है वह संचालन कुशलतापूर्वक कर सके। तो विभागों के बीच में समन्वय का कार्य जो होता है मंत्रिमंडल का होता है। अगला है प्रशासनिक उत्तरदायित्व का निर्वाह। प्रशासनिक उत्तरदायित्व का निर्वाह। मंत्रिमंडल का यह महत्वपूर्ण कार्य है कि प्रशासनिक उत्तरदायित्व जो है वह उसका निर्वाह करे, अर्थात जनता एवं राष्ट्र के बीच में वो क्या करता है, कड़ी का काम करता है। जैसे कि संसद में जब सत्र शुरू होता है तो मंत्रियों से विभिन्न तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नकाल होता है, पूरक प्रश्न, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, कई तरह के प्रश्न मंत्रिमंडल से पूछे जाते हैं
और मंत्रिमंडल जो होता है वो इसके लिए बहुत ही उसे उत्तरदायित्व की भावना से उसे क्या करना होता है, उन सवालों का, उन प्रश्नों का जवाब उसे देना पड़ता है। तो देखिए, प्रशासनिक उत्तरदायित्व का निर्वाह अर्थात वो संसद में जो बैठे विभिन्न सदस्य हैं वो मंत्रिमंडल से प्रश्न पूछते हैं और उन सदस्यों का मंत्रिमंडल को बहुत ही उत्तरदायी और जिम्मेदारी के साथ उनके प्रश्नों का उत्तर देना होता है कि, और वो प्रश्न जनता की तरफ से ये पूछते हैं। तो इस प्रकार से जनता और मंत्रिमंडल के बीच में ये जो है एक तरह से प्रशासनिक उत्तरदायित्व का निर्वाह मंत्रिमंडल करता है। प्रशासन और जनता के बीच कड़ी का काम करता है ये मंत्रिमंडल, अर्थात प्रशासन और जनता के बीच एक सेतु का काम करता है ताकि प्रशासन जो है वह अपनी जवाबदेही, अपनी उत्तरदायित्व की भावना से होकर अपना कार्य संपन्न करे। क्योंकि जब संसद के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न जनता के द्वारा ही पूछे गए होते हैं, क्योंकि जनता जो होती है वो उन मंत्रियों से जवाबदेही, उत्तरदायित्व की भावना से, क्योंकि आज प्रशासन में ट्रांसपेरेंसी है तो इसलिए प्रशासन जो है, जनता उनसे प्रश्नों के द्वारा अपनी उत्तरदायित्व की भावना को उनसे इस प्रकार से प्रश्न पूछकर उनसे ये तय करती है कि वो कितने उत्तरदायित्व की भावना से युक्त हैं और उनमें कितना जवाबदेही है। तो इस प्रकार से प्रशासनिक उत्तरदायित्व का निर्वाह जो है वह मंत्रिमंडल का महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि मंत्रिमंडल जो होता है प्रशासन और जनता के बीच योजक कड़ी का काम करता है और प्रशासनिक कार्यों को कुशलता पूर्वक संचालन कर उसे एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करता है। देखिए, हमने कार्यपालिका संबंधी कार्य एवं शक्तियां पढ़ी, अब आगे है व्यवस्थापिका संबंधी कार्य एवं शक्तियां। देखिए नेक्स्ट है देखिए अगला है व्यवस्थापिका संबंधी कार्य एवं शक्ति। व्यवस्थापिका संबंधी कार्य एवं शक्ति। देखिए, जिस प्रकार से मंत्रिमंडल कार्यपालिका संबंधी कार्यों का कुशलता पूर्वक संचालन करता है, उसी प्रकार से व्यवस्थापिका संबंधी कार्यों का संचालन भी बहुत ही कुशलता पूर्वक के साथ करता है। व्यवस्था संबंधी कार्यों में उसका प्रमुख कार्य है कि मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं वो मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सत्र को आमंत्रित करते हैं। तो मंत्रिमंडल संसद के सत्र को आमंत्रित करना ये महत्वपूर्ण कार्य है मंत्रिमंडल का, कि संसद का सत्र किस समय पूरा हो रहा है और उसके बाद में अगला सेशन कब बुलाया जाए। तो ये महत्वपूर्ण कार्य है संसद के सत्र को आमंत्रित करना और उसके साथ ही उसका सत्रावसान भी करना, सत्र को बुलाना और सत्र को समाप्त भी करना। ये मंत्रिमंडल का महत्वपूर्ण कार्य है कि संसद के सत्र को समय पर आमंत्रित करना और उसके साथ ही उसे क्या करना, उसे भंग भी करना, उसे समाप्त भी करना। अगला है, संसद के प्रत्येक सत्र में
प्रत्येक सत्र में राजा उद्घाटन भाषण पढ़ता है। राजा उद्घाटन भाषण पढ़ता है और इसमें ये बताया जाता है कि सरकार की क्या नीतियां हैं और सरकार आगामी दिनों में किस प्रकार से कार्य करेगी। तो ये इस तरह से ये भाषण जो होता है वो सत्र के आगामी भविष्य को निर्धारित करता है।